नमस्कार दोस्तों। आशा है अब सब स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अनलॉक 4 के सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे। आज हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर देश भर में उसके क्रियान्वयन और सभी विषयों पर चर्चा चल रही है। और आज हम सब के मध्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री डोमेश्वर साहू जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार जी। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर उसके क्रियान्वयन और उसका सभी चीजें उल्लेख हुआ है, तो और विद्या भारती भी इस विषय को समाज के लिए लेकर जाने के लिए एक एनईबी कंपटीशन पूरे देश में चला ही रही है। तो सर्वप्रथम मेरा आपसे प्रश्न है कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 34 वर्ष बाद आई है, इसको लेके आपकी क्या राय है? हम सब लोग शिक्षा क्षेत्र में अनेक शिक्षाविदों से यही सुनते रहे हैं कि भारत की जो शिक्षा है वो मैकाले शिक्षा पद्धति पर आज भी चल रहा है। जब मैकाले जिस समय हम यहाँ पर गुलाम थे उस समय उन्होंने जो भी पद्धति लागू की होगी, लेकिन स्वतंत्र भारत में भी इसकी बहुत चर्चा होती थी। लेकिन जब मैकाले शिक्षा पद्धति कहते हैं और आज हम जब कहते हैं कि आज वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति आई है तो उसमें क्या अंतर है, तो मुख्य रूप से जो विषय है, क्योंकि मैकाले इस देश में अपने शासन स्थापित करने के लिए और यहाँ के लोगों को और कर्मचारी चाहिए उनको काम करने के लिए, वो उनका मुख्य उद्देश्य था। वर्तमान की जो शिक्षा अभी जो आयोग ने जो भी नीति तय की है वो भारत केंद्रित शिक्षा है कि इसके कारण से हम भारत को उत्कर्ष की ओर ले जाएं। यहाँ का समाज, यहाँ की युवा पीढ़ी, ये सब के सब अपने देश के बारे में सोचे, क्योंकि किसी भी देश में और वो जो देश सशक्त तब बनता है या वो श्रेष्ठ देश, श्रेष्ठ राष्ट्र तब बनता है जब वहाँ के नागरिक श्रेष्ठ हो। और शिक्षा में ही जब इस प्रकार से और अपने देशभक्ति के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में जब तक विचार नहीं होगा तब तक उस श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण नहीं हो सकता। इस बार की शिक्षा पद्धति में एक बहुत अच्छा प्रयत्न ये हुआ है। अभी तक हम सब लोग ये सुनते थे कि अनेक विश्व के जो अनेक देश हैं जहाँ की अच्छी अच्छी बातें हैं, इसको हमने अपने यहाँ जोड़ करके इसको एक भारत की शिक्षा नीति बना दिया। लेकिन क्या है कि अलग अलग देशों में वहाँ की परिस्थितियाँ अलग अलग होती है, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का स्वभाव, वहाँ का जो जीवन दर्शन है स्वाभाविक है वो अलग रहता है। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पंथ संप्रदाय के भी लोग रहते हैं, यहाँ जलवायु है, यहाँ के भूमि का भी और मैदानी है, पहाड़ी भाग है, समुद्री तटीय क्षेत्र है, अनेक प्रकार की यहाँ पर विविधता है, विभिन्नताएं हैं। और इसलिए यहाँ के लोगों के हिसाब से जो शिक्षा होना चाहिए इसका एक विचार करके, और मुझे लगता है ये जो अभी जो नीति आई है ये बहुत स्वागत योग्य है, जो अपने देश के अनुकूल है। जी जी। इस नीति में 5+3+3+4 जो इसमें 6 to 8 का 3 दिया गया है, उसमें बताया गया है कि आत्मनिर्भर भारत और बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाने के लिए स्किल डेवलपमेंट को लागू किया जाएगा। तो उसके क्रियान्वयन और विद्यालयों में क्या क्या उसके लिए संसाधन है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस पर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है जो जिस प्रकार से शिक्षा नीति बनने के पहले अपने देश के अनेक लोगों के साथ जो और संबंध स्थापित किया, सरकार ने भी विभिन्न स्थानों पर गोष्ठियां आयोजित की और सब जगह से जो सुझाव मांगे गए, क्योंकि हम लोग भी बहुत पहले से सुनते थे कि हमारे देश की शिक्षा ऐसी है कि जिसमें हम केवल पढ़ेंगे और नौकरी करेंगे, इतना ही एक विषय है। और एक दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ उनकी अपनी स्वयं की एक कुशलता रहती है, उनकी रुचि रहती है, या हुनर जिसको हम कहते हैं। इस प्रकार के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो बच्चा रहता है, यदि उनको प्रारंभ से ही वो अवसर मिल गया तो आगे जाकर के उस क्षेत्र में काफी वो प्रगति कर सकता है। और इसलिए कक्षा 6 से 8 की जो आयु वर्ग है, जिसमें एक
सीखने की भी क्षमता भी रहती है, और जो भी जिस परिवार से, जिस समाज से वो आता है, वहाँ अपने परिवार के लोगों के साथ भी करते हुए बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है। वो यदि उनको ठीक से अवसर मिल जाए, उनको अच्छा स्किल्ड मिल जाए, तो निश्चित रूप से वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अब ये विद्यालयों को इसी हिसाब से ही विचार करना है, प्रत्येक बच्चे की हुनर के हिसाब से। ठीक है, कुछ स्थानों पर कठिनाई आ सकती है, लेकिन जब हम इस शिक्षा को समाज के साथ जोड़ेंगे, इस बार एक बहुत अच्छा प्रयत्न ये भी हुआ है कि हमने इसको समाज के साथ भी जोड़ा है। इसलिए समाज में इस प्रकार के जो हुनर वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को भी हम विद्यालय के साथ जोड़ेंगे और हमारे बच्चों को ये सब कुछ सिखा सकेंगे। इस प्रकार की भी प्लानिंग इस बार के और आयोग ने किया है। इसलिए विद्यालय को भी ये प्रयत्न करना होगा कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में इस विधा के लोगों के साथ संपर्क करके उनको विद्यालय से जोड़ना, और विद्यालय और समाज ये एक है, ये इस भाव को भी इसके कारण से और बहुत एक बल मिलेगा। ये मुझे लगता है ये बहुत अच्छा अवसर है इस प्रकार के बच्चों को भी सीखने का और समाज को भी जोड़ने का। जी धन्यवाद। इसी श्रृंखला में मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि ई शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, और कोविड पैंडेमिक अभी गया है इस पर भी, और इसका बहुत अच्छा उपयोग दिखा है रियलिस्टिक। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन और विद्यालय को किन मिनिमम बेसिक रिसोर्सेज की आवश्यकता रहेगी और कैसे आगे बढ़ेगी ई शिक्षा? ये बहुत अच्छा प्रयोग इस बार वास्तव में। ये जो कोरोना का जो संकट काल है, ये तो महामारी है, एक प्रकार से बहुत संकट का समय है। अनेक प्रकार से आर्थिक और नुकसान हुए हैं और अनेक प्रकार की जनहानि भी हुई है। लेकिन इस प्रकार के जो आपात स्थिति में, ऐसे कष्ट में या संकट के समय में भी कुछ कई बार लोगों को जो सुनने को मिलता है, ऐसी जब कोई परिस्थिति आती है तो व्यक्ति अपने आप कुछ अच्छा रास्ता भी निकालता है। हम लोग वर्षों से ऑनलाइन टीचिंग के बारे में और सुनते थे, कुछ बड़े स्तर पर शायद होता था, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी पढ़ाई होती थी। हम लोग डॉक्टरों के बारे में सुनते थे कि कई जो विदेशों में जो डॉक्टर हैं उनके साथ वो कंसल्ट करते थे और इसके आधार पर भी चिकित्सा करते थे। इस बार ये इस काल में चूंकि सारे विद्यालय बंद थे, एकमात्र ही उपाय ये था, और इसके कारण से जो लोग इनसे अपरिचित थे, ऐसे लोगों को भी और प्रशिक्षण भी दिया गया और इस माध्यम से अच्छी पढ़ाई हुई है। नई शिक्षा नीति ने भी इस प्रकार से एक विचार किया है, क्योंकि ये जो युग है तकनीकी का युग है, एकदम परिवर्तन हो, समय समय पर भी परिवर्तन नहीं है, हर 10 वर्ष में एकदम परिवर्तन होता है। तो स्वाभाविक रूप से इसलिए इस बार ये भी विचार किया है कि हम अपने लर्निंग में ई लर्निंग को जोड़ेंगे, जिसके कारण से आज की जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, इस प्रकार के तकनीकी से वो किसी प्रकार से दूर न रहे। इसलिए वो चाहे लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल एंड्रॉयड हो, इसके माध्यम से हो, और हो सकता है भविष्य में और कुछ ऐसे संसाधन आएंगे, इन सब का भी उपयोग करते और बनना चाहिए। हम किसी चीज़ से अनभिज्ञ न रहें। हमारे शिक्षा का जो क्षेत्र है स्वाभाविक रूप से ये प्रयोग धर्मी क्षेत्र कहलाता है, और इसलिए ऐसे हम आज की तकनीकी से जुड़ेंगे। इस प्रकार से इस बार पाठ्यक्रम में भी आया है, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे इसके लिए भी विचार शायद विद्यालय वालों को करना होगा, अभिभावकों को भी करना होगा, हो सकता है कुछ मामलों में सरकार को भी करना होगा कि सारे विद्यार्थियों के पास वो सारे संसाधन हो, जिसके कारण से वो इस प्रकार की शिक्षा से वंचित न हो। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्रयोग और सबको, और विद्यार्थियों के लिए भी, और मुझे लगता है इसके कारण से तो कई जो अभिभावक हैं इनको भी सीखने को अवसर मिला है, आगे भी वो सीखते रहेंगे, ऐसा इस बार इसको हम कह सकते हैं। NEP कॉम्पिटिशन्स इस पर पूरे विद्या भारती में चल रहे हैं, तो इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश कैसा कर रहा है और ये क्या है, इस पर आपके कुछ शब्द? ये जो नई शिक्षा नीति है, ये नई शिक्षा नीति हम लोग कई बार कहते हैं कि इस सरकार के समय, कांग्रेस के समय आई या और किसी सरकार के समय आई, अभी चूँकि NDA की सरकार है इसके समय ये नीति आई है। तो कई बार लोगों को ये लगता है कि ये
जो नीति है वो सरकार की नीति है। वास्तव में इस बार ये विचार किया गया है कि ये देश के लिए शिक्षा नीति है, इसलिए देश के सभी लोगों की सहभागिता इसमें हो। और इसीलिए चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, चाहे वो महाविद्यालय स्तर के हों, विश्वविद्यालय स्तर के हों, स्कूली शिक्षा हो, ये सबके शिक्षा क्षेत्र के अतिरिक्त भी और समाज में भी जो लोग हैं, क्योंकि कोई भी एक गृहस्थ व्यक्ति भी है, उनको भी शिक्षा क्षेत्र से और उनका जुड़ाव इसलिए होना चाहिए कि उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इसलिए उनको भी शिक्षा नीति के बारे में मालूम होना चाहिए। इस विराट विषय को समाज व्याप्त करने के लिए और ये योजना बनाई है कि हम इसको प्रतियोगिता के माध्यम से, क्योंकि हम जब प्रतियोगिता करते हैं तो स्वाभाविक रूप से इसके कारण से और हमको अध्ययन करने की रुचि जागृत होती है उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। और मुख्य उद्देश्य तो यही है कि ये शिक्षा समाज व्याप्त हो। मुझे लगता है कि इसके पहले का मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब मीडिया के कारण से या भी जिस कारण से भी अपने देश के प्रधानमंत्री को भी कम से कम 4 बार टीवी में और इस शिक्षा नीति के बारे में, चाहे वो माननीय राज्यपालों के साथ हो, कुलपतियों के साथ हो, शिक्षकों के साथ हैं, ऐसे अनेक लोगों के बीच में उन्होंने विषय रख करके इसको हम कैसे समझ सकते हैं। और किसी भी विषय को यदि हमको क्रियान्वयन करना है तो जब तक हमको समझ में नहीं आएगी और सरलता के साथ हम जब नहीं समझेंगे तब तक उसको हम क्रियान्वयन नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अनेक माध्यमों से आज इस विषय को समाज व्याप्त करने का जो प्रयत्न चला है, उसमें से ये जो प्रतियोगिता है माई NEP के माध्यम से, कि हम इस प्रकार से कंपटीशन के माध्यम से हमारे विद्यार्थी हैं, जैसे कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी हैं, फिर महाविद्यालयों के लिए एक दूसरा श्रेणी है, वो किसी भी स्तर पर पढ़ने वाले महाविद्यालय विद्यार्थी हैं, फिर सामान्य नागरिक हैं। इन तीनों लोगों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन है। इसमें 13 भाषाओं का भी उपयोग किया गया है ताकि देश के प्रत्येक प्रदेश के लोग अपने भाषा में इसको अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं, इस विषय को रख सकते हैं। इस प्रकार का प्रयत्न किया गया है। मुख्य उद्देश्य कि ये शिक्षा समाज के प्रत्येक वर्गों को ये जानकारी में आए ताकि क्रियान्वयन वो ठीक प्रकार से कर सकें, क्योंकि जब ये वातावरण बनेगा, समाज के सभी लोगों की इसकी जानकारी होगी तो क्रियान्वयन करने में भी सुविधा होगी। अभी कई बार ऐसा होता है कि नीति तो आती है लेकिन वो नीचे तक ही नहीं पहुंच पाती है, समाज के बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं हो पाता है। इसके कारण से वो उस प्रकार की जिनको भी किसी प्रकार की नीति का लाभ जो होने वाला है वो नहीं हो पाता है। मुझे लगता है इस बार सारे देश भर में और एक जो अच्छा वातावरण बना है शिक्षा क्षेत्र में, चाहे काम करने वाले लोग हों, अन्य विद्वतजन हैं, इन सब लोगों ने इसके लिए बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया है और मुझे लगता है नई शिक्षा नीति का स्वागत भी किया है। क्रियान्वयन करने के लिए वातावरण जो बनना चाहिए वो बन रहा है देश भर में, और निश्चित रूप से इसका क्रियान्वयन होगा, उसका भी एक बहुत बड़ा आधार ये जो कंपटीशन है ये भी बनेगा। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपनी राय रखी और अपने समय में से हमें महत्वपूर्ण समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।